वैसे डाल दो। हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आ जाइए सभी लोग। आज हम देखेंगे जीएस के 30 क्वेश्चन और जीएस के चारों ऑप्शनों को भी हम देखेंगे। आ जाइए सभी लोग। आज बंद कर दिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध, बात करें गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार नहीं, क्या हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ हुआ था? नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां हुआ था। ठीक है। अगर बात करें गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, सबसे ज्यादा उपदेश, अधिक उपदेश, सबसे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में। कहाँ? बोध गया बिहार। बोध गया बिहार। बिहार में कहा? निरंजना नदी के तट पर। किसके? निरंजना नदी के तट पर। तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। कहा? पीपल वृक्ष के नीचे। अगर बात करें गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। अब बात करें प्रथम उपदेश, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहा? सारनाथ में। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बिहार, नेपाल में हुआ था। ठीक है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में। ठीक है। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य हॉल मार्किंग योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार के सोने के आभूषण बेचे जाते हैं? तो बताइए सबसे पहले कि सोने का जो सोना जो होता है, सोना 100% शुद्ध, सोना 100% शुद्ध कब होता है? कितने कैरेट पर होता है? 100% जो शुद्ध होता है सोना, उसे कहते हैं 24 कैरेट। कितना कहते हैं? 24 कैरेट सोना। अगर सोना 100% शुद्ध है तो उसे कहते हैं 24 कैरेट सोना। और जो जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं वो 24 कैरेट सोने के नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट जो सोना होता है प्योर शुद्ध होता है, और इसमें क्या होती है, तन्यता की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए ये टूट जाता है। ठीक है। गुड्डू राजपूत उत्तर देते रहिए इसका, जितने भी क्वेश्चन है उनके उत्तर देते रहिए। लोमेश कुमार, 24 कैरेट जो होता है उसका आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि ये अगर इसके आभूषण बनाएंगे तो ये टूटने लगता है। ठीक है। तो अगर देखें तो जो आभूषण बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं 20, 18, 20, 22। किसका? 18, 20, 22 कैरेट का। 18, 20, 22 कैरेट का क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है। 24 कैरेट जो सोना होता है उसके आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि 24 कैरेट जो सोना प्योर होता है उसे उसे ढालने में, आभूषणों में ढालने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो टूटने लगता है। अब देखा, अगर आपसे कभी कभी पूछ लेगा ऐसे 18 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध है, आज से पूछे 18 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध है, ये कितना शुद्ध है,
या कितना प्रतिशत इसमें सोना है, शुद्ध है। तो आपसे पूछे कि 18 कैरेट सोना कितना शुद्ध होगा, तो आप देखेंगे 18 को निकालेंगे 24 कैरेट से, 18 बटे 24 गुना 100%। तो अगर आप निकालेंगे 6 3 18, 6 चौक 24, 25 3 75, मतलब 18 कैरेट सोना जो होता है 75% क्या होता है, शुद्ध होता है, 75% शुद्ध होता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 18 कैरेट सोना कितने प्रतिशत शुद्ध होगा, तो कितने परसेंट होगा, 75%। उसी प्रकार से 20% और 22% को भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो लोग, में समझ नहीं आया भाई, बहुत नरम होने के कारण। अच्छा हाँ, बहुत नरम होने के कारण भी 24 कैरेट का नहीं बना सकते, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, हम धातुओं को मिश्रित करके बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे 18 कैरेट है तो उसमें कितना परसेंट होता है, 75% सोना होता है और 25% अन्य मिश्र धातुआं होती हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर दीजिए, बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की सभापति बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ये प्रथम भारतीय महिला ही नहीं थी, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला महासभापति। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए बताइए कब बनी थी। अगर बात करें, देखो सुचेता कृपलानी और सरोजिनी नायडू, ये क्या है बताइए। सुचेता कृपलानी पहली राज्यपाल है या पहली मुख्यमंत्री हैं, और सरोजिनी नायडू पहली मुख्यमंत्री हैं या पहली राज्यपाल हैं, ये बताइए, ये भी बताइए। और ये बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा की सभापति बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अगर बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये पहली क्या थी, पहली राज्यपाल थी। क्या थी, पहली राज्यपाल। और किस देश, किस राज्य की थी पहली राज्यपाल, ये उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, और सुचेता कृपलानी की बात करें तो यह पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। और ये क्या, पहली राज्यपाल है, सुचेता कृपलानी पहली महिला राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। ये दोनों किस राज्य से संबंधित थी, उत्तर प्रदेश से, दोनों किससे थी, यूपी से। ठीक है, यह पहली महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, और पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बनने वाली सबसे प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राज्य महासभा की जो थी पहली महिला महासभा की पहली सभापति थी, भारत की ही नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की सभापति प्रथम महिला थी। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति, पहली महिला सभापति, पहली महिला सभापति भी थी और भारत की पहली महिला थी। ठीक है, और बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो ये कैबिनेट मंत्री भी थी, पहली महिला कैबिनेट मंत्री। पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, पहली महिला कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ठीक है लोमेश, गुड्डू राजपूत, समझ में आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पहले ये बताइए इंडिया हाउस था क्या, इंडिया हाउस था क्या, बताइए इसका उत्तर दीजिए। बताइए इसका उत्तर, लोमेश कुमार उत्तर दो, गुड्डू राजपूत। ठीक है, उत्तर दो इसका। जो हाउस इंडिया थी, इंडिया हाउस जो था वह क्या था, 1905 से और 1910 के बीच ये सक्रिय था। और ये जो सक्रिय था भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, राष्ट्रवादी
संगठन था, ये कहाँ था? ये लंदन में चल रहा था। लंदन में भारतीय छात्रों द्वारा, जो लंदन में भारतीय जो छात्र थे वो पढ़ रहे थे, उनके द्वारा ये चलाया जाता था इंडिया हाउस। क्या था ये? एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, भारतीय छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है। अगर बात करें, देखो लंदन, लंदन कहाँ है? यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम क्या है? तीन देशों का क्या है? समूह है। क्या है? एक तो ग्रेट ब्रिटेन यानी इसमें आ जाती है इंग्लैंड, आइसलैंड, और भी है एक देश, 3 देश है इसमें शामिल। बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली क्या? भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी। मुंबई को क्या कहते हैं? भारत की वाणिज्यिक राजधानी। भारत की वाणिज्यिक राजधानी। वाणिज्यिक राजधानी। कोलकाता क्या है? कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी। ठीक है, उत्तर देते रहिए सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो जो इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस का जो कहाँ स्थित है? वो लंदन में स्थित है। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी को क्या कहते हैं? लंदन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? और रिट जारी कब करता है? जब मूल अधिकार का क्या हो रहा हो? उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, तो बताइए, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, बताइए सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में? सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो किसमें है? 124 में सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायालय। अगर बात करें रिट, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल किसके? 32 के तहत क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। और हमारा आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इसे क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। और सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यानी उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और रिट जारी कब करता है? जब मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो? मूल अधिकारों का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, अधिकारों का उल्लंघन होने पर, उल्लंघन होने पर। ठीक है, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या करता है? 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और किस? आर्टिकल 32 के द्वारा। यानी आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट जारी करता है। और रिट कब जारी होती है? जब सुप्रीम कोर्ट, जब किसी के मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। यानी कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं, ये बताइए। अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं, ये बताइए। अगर बात करें अर्थशास्त्र की, तो इसमें क्या है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ने एक पुस्तक लिखी थी, द नेशन ऑफ वेल्थ। द नेशन ऑफ वेल्थ, इसकी एक पुस्तक थी ना, द नेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ। जो एडम स्मिथ था, यह एक दार्शनिक, एक दार्शनिक,
दार्शनिक, राजनीतिक, राजनीतिज्ञ था ये। अर्थशास्त्री, ठीक। जो एडम स्मिथ था, एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, यानी इकोनॉमी का फादर, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। और एडम स्मिथ जो था कहाँ का रहने वाला था? ये ब्रिटिश का रहने वाला था। कहाँ का? ब्रिटिश का। ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का, ठीक है। कहाँ का रहने वाले था? ब्रिटिश का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के कदमों पर ही चले थे, बाद में मार्क्सवाद वगैरह जो आए थे वो इसी के कदमों पर चले थे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। यानी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं, ठीक है। ये क्या था? एक दार्शनिक था, राजनीतिक था और अर्थशास्त्री था। इसकी एक पुस्तक का नाम था नेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। और ये बताइए भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कितने स्थान शामिल हैं? बताइए। यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल यूनेस्को की विश्व धरोहर में भारतीय कितने मोनूमेंट हैं जो शामिल हैं? बताइए। और ये भी बताइए यूनेस्को की अमूर्त विरासत में कितने शामिल हैं? अमूर्त विरासत, अमूर्त विरासत में कितने शामिल हैं, ठीक है। ये भी बताइए। बात करें देखो यूनेस्को की विश्व धरोहर में, तो कुल कितने 40 मोनूमेंट हैं जो हमारे किस में है? विश्व धरोहर में शामिल हैं। अगर बात करें 39 और 40 की, 39 और 40 जो है, 39 में क्या है? रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। और 40 में है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, जो किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, ठीक है। तो क्या है? रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर कहाँ है? ये तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना, तेलंगाना में है। और बात करें धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? तो ये धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। अगर अमूर्त विरासत की बात करें तो 14 जो है हमारी, 14 अमूर्त विरासत में शामिल हैं। इसमें जो 14वां जो है वो क्या है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ होती है बताइए? दुर्गा पूजा कहाँ की प्रसिद्ध है? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो दुर्गा पूजा है वो अमूर्त विरासत में शामिल की गई थी। कब? 2021 में। कब? 2022 में, 2022 के जनवरी फरवरी में इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था, ठीक है। ठीक है गुड्डू राजपूत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? बताइए पेरिस कहाँ है? बात करें पेरिस, और पेरिस किस जगह है? फ्रांस की राजधानी है। क्या? फ्रांस की राजधानी। और पेरिस को बात करें तो इसे कहते हैं फैशन नगरी। क्या कहते हैं? फैशन नगरी, फैशन नगरी कहते हैं। और ये सीनी नदी के किनारे है। किसके? सीनी नदी के किनारे, किनारे, ठीक है। यानी पेरिस को क्या कहते हैं? पेरिस को कहते हैं फैशन नगरी। और ये किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए इसका उत्तर, उत्तर दीजिए। शिवम चौधरी उत्तर दो इसका। अगर बात करें साइना नेहवाल की, इसमें कौन है? साइना नेहवाल की बात करें तो साइना नेहवाल 2012 में, 2012 में लंदन ओलंपिक, किसमें? लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है इसने।
लंदन ओलंपिक में लंदन ओलंपिक में क्या जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कांस्य पदक किसने जीता? साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन में ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और ये किससे संबंधित है? ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। किसके? बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से। अगर बात करें बैडमिंटन में चैंपियनशिप में प्रथम भारतीय कौन से इन्होंने पदक जीता था, तो वो कौन थे? वो थे प्रकाश पादुकोण। कौन थे? प्रकाश पादुकोण। ये प्रकाश पादुकोण जो है वो दीपिका पादुकोण के फादर हैं। कौन? वही बॉलीवुड वाली दीपिका पादुकोण के क्या है? ये पिताजी हैं। और आपको पता हो तो दीपिका पादुकोण भी क्या है? नेशनल चैंपियन है बैडमिंटन की। दीपिका पादुकोण के पिता। दीपिका पादुकोण के क्या है? पिता हैं। कौन? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण क्या है? बैडमिंटन में पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था 1983 में। इन्होंने क्या जीता था? 1983 में कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। ठीक है, प्रकाश पादुकोण क्या है? दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं और ये 1983 में कांस्य पदक जीत चुके हैं। बात करें साइना नेहवाल की, तो साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था। ये भी क्या है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, ठीक है शिवम चौधरी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दीजिए, उत्तर दो इसका। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन था, पहले ये बताइए गुट निरपेक्ष सम्मेलन क्या था। अगर बात करें गुट निरपेक्ष सम्मेलन की, तो पहले जो 1991 से पहले क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध में एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ थे रूस। जो रूस की तरफ शामिल हो जाता वो उसे अमेरिका अपने द्वारा अपने चाहने वाले देशों से पिटवाता या उनमें क्या करता? लड़ाई करा देता अंदर ही अंदर। गृह युद्ध यानी जो शीत युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? यूएसए और रूस के बीच हुआ था। और 1991 में रसिया, इसे पहले यूएसएसआर बोलते थे, यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया 1991 में। उस 1991 से क्या हुआ? शीत युद्ध खत्म हो गया। तो इसमें जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था वो 5 प्रमुख नेताओं ने इसे चलाया था। उसमें से थे भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र और यूगोस्लाविया था, और क्या था? एक केन्या था। ये 5 जो देश थे, इन्होंने क्या किया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। इन्होंने क्या कहा? ना ही हम यूएसएसआर में शामिल होंगे, ना ही हम अमेरिका में शामिल होंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? कि ना ही हम यूएसएसआर में शामिल होंगे, ना ही हम अमेरिका में शामिल होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था कहां हुआ था? बताइए। अगर बात करें गुट निरपेक्ष देश, कितने देश थे जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन में शामिल हुए थे? गुट निरपेक्ष देश कौन कौन से थे? एक तो इसमें भारत था, दूसरा क्या था? मिस्र, इसे आजकल इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। एक था यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया, और था घाना था एक था इंडोनेशिया। क्या था? इंडोनेशिया। इन 5 ने मिलकर क्या चलाया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। इनका कहना था कि ना ही हम यूएसएसआर में मिलेंगे और ना ही किसमें मिलेंगे? अमेरिका में मिलेंगे। अगर बात करें यह गुट निरपेक्ष का प्रथम जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बिलग्रेड में हुआ था 1961 ईस्वी में। और 1961 ईस्वी में हुआ था। तो ये कहाँ है बिलग्रेड? ये है यूगोस्लाविया में। कहाँ है? यूगोस्लोवाकिया में। यूगोस्लोवाकिया में।
1961 में हुआ था और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। कितने? 25 देशों ने भाग लिया था इसमें, भाग लिया। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया था इसमें? 25 देशों ने भाग लिया था 1961 में, जब क्या चलाया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? ये 5 थे: भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, घाना और इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा शिवम चौधरी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेलग्रेड। हम जल्दी तो चलेंगे लेकिन शिवम चौधरी समझाना भी तो है। बताइए, आपने पढ़ा नहीं होगा गुट निरपेक्ष के बारे में पहले। अब पूछता है कि गुट निरपेक्ष में कौन शामिल था कौन नहीं था, तो आप फंस जाओगे फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए ए व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? ए व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए व्हाइट टाइगर, ए व्हाइट टाइगर की बात करें तो ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है अरविंद, अरविंद अडिगा की। किसकी? अरविंद अडिगा की है। अरविंद अडिगा को मैन बुकर प्राइज दिया जा चुका है। मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार, पुरस्कार जीता था इसी पुस्तक के लिए इन्होंने। जो अरविंद अडिगा हैं ये क्या है? अंग्रेजी के लेखक, अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों के लेखक हैं। ये कौन है? अरविंद अडिगा। और अरविंद अडिगा की पुस्तक कौन सी है? व्हाइट टाइगर है, अंग्रेजी के लेखक हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अरविंद अडिगा। क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा हो जाएगा। अगर बात करें ना मैन बुकर प्राइज की, तो ये दिया गया था इन्हें 2008 में। कब दिया गया था? 2008 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? ए व्हाइट टाइगर के लिए। किसके लिए? ए व्हाइट टाइगर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद अडिगा। ठीक है, बाकी ये भी अरुंधति राय है, मनोहर जोशी और रंजिता देसाई, ये भी क्या है? अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां, प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे किस राज्य से रहने वाले हैं? बताइए, अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था लोकपाल के लिए लाने के लिए, दिल्ली में लोकपाल के लिए क्या किया था? आंदोलन किया था। और अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन किया था अरविंद केजरीवाल ने। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद, इस अन्ना हजारे के आंदोलन की ही वजह है कि आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आज आम आदमी पार्टी कहाँ? 2 राज्यों में क्या है इनकी सरकार है। कहाँ? एक पंजाब में और एक दिल्ली में। ठीक है, तो बताइए अन्ना हजारे किस राज्य के हैं? अन्ना हजारे का जन्म कहाँ हुआ था ये बताइए। अगर बात करें अन्ना हजारे, अन्ना हजारे का जो पूरा नाम है वो बताइए। इनकी जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था? अहमदनगर में। कहाँ? अहमदनगर। बताइए अहमदनगर किस राज्य में है? अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। अगर बात करें अन्ना हजारे के पूरा नाम, तो इनका नाम है किशन बाबूराव हजारे। क्या है? किशन बाबूराय हजारे। किशन बाबूराय हजारे, राय हजारे। इन्होंने लोकपाल विधेयक के लिए क्या किया था? आंदोलन किया था। लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन के लिए आंदोलन किया था। जब उन्होंने आंदोलन किया तब ये क्या हुए थे? चर्चा में आने लगे थे। और इन्हीं के साथ क्या किया था? हमारे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने भी इनके अन्ना हजारे के साथ क्या किया था? आंदोलन किया था। और उस अन्ना हजारे के लोकपाल विधेयक आंदोलन की वजह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और आम आदमी पार्टी आज 2 राज्यों में क्या है? सरकार बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अन्ना हजारे कहाँ के हैं? अहमदनगर, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और दिल्ली में क्या किया था इन्होंने? आंदोलन किया था लोकपाल विधेयक के लिए, तभी ये क्या हुए? चर्चा में आए थे। ठीक है, कब किया था? ये किया था 2011 में। कब किया था आंदोलन? कब किया था? 2011 में। 2011 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बार में बताइए फिलीपींस की राजधानी क्या है? बताइए फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी क्या है बताइए। टोक्यो राजधानी कहाँ की है? तो टोक्यो है जापान की। कहाँ की? जापान की राजधानी है। बीजिंग कहाँ की है? चीन की राजधानी है। सियोल कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। कहाँ की? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। ठीक है। और फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और मनीला में ही क्या है? एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। बैंक का मुख्यालय। जो हमारे गोल्डन राइस चावल हैं उसकी मंजूरी सबसे पहले किसने दी थी? वो भी फिलीपींस ने दी थी। ठीक है। गोल्डन राइस चावल जो कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ यूपी के। ठीक है। आगे बढ़कर बात करें तो मनीला। मनीला कहाँ की राजधानी? फिलीपींस की है। और फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक में कितने देश सदस्य हैं? तो 68 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है। ये क्या करती है? देशों देशों के लिए क्या देती है? ऋण पर क्या देती है? धन देती है। ठीक है। विकास के लिए। ठीक है शुभम द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बताइए सार्क की स्थापना कब हुई थी? और बताइए सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क के कितने देश हैं और इसका मुख्यालय कहां है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अगर बात करें सार्क की। सार्क सार्क का जो स्थापना हुई थी, स्थापना स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका। ढाका कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बांग्लादेश की। ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसकी हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। तो कहाँ है ये? काठमांडू में। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कितने देश सदस्य हैं? सात सात देश सदस्य हैं। देखो कौन कौन से हैं। बात करें देखो, एक तरफ से पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, मालदीव और कौन सा बचा? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, पश्चिम बांग्लादेश। क्या बचा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये क्या है? इसके सदस्य देश हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं इसके? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश। ये क्या है? इसके सदस्य देश हैं। ठीक है। अफगानिस्तान था पहले, अब उसे निकाल दिया गया है। पहले कितने थे? 8 देश थे। अफगानिस्तान भी इसमें शामिल था। इसमें अब अफगानिस्तान शामिल नहीं है जब से क्या आया है? तालिबान की सरकार आई है वहां। ठीक है। तो जब से क्या है? इसमें 7 देश क्या है? इसके सदस्य देश हैं, सार्क देश। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है। 8 दिसंबर 1985 में कहा हुई थी? ये हुई थी बांग्लादेश में। कहा हुई थी? बांग्लादेश में। ठीक है। लोमेश कुमार उत्तर देते रहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1985। वर्ष 1985 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अब बताइए उम्मेद पैलेस कहाँ स्थित है? बताइए। तीर कैसा आ रहा है बार बार?
देखिए उत्तर दीजिए, उम्मेद पैलेस कहाँ स्थित है? बताइए उम्मेद पैलेस कहाँ स्थित है, बताइए लोमेश कुमार, उत्तर देते रहिए इसका। उम्मेद पैलेस, उम्मेद पैलेस किस जगह स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कलकत्ता या आगरा? बताइए। अगर बात करें उम्मेद पैलेस की, तो उम्मेद पैलेस क्या है? एक सबसे बड़ा निजी महल। निजी महल मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति का, गवर्नमेंट का नहीं है ये उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस क्या है? सबसे बड़ा निजी महल है ये क्या है? सबसे बड़ा निजी महल। ये ताजमहल, ये ताज होटल का क्या है? एक हिस्सा है। ताज होटल का क्या है? हिस्सा है ये। सबसे बड़ा निजी महल है ये। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा निजी महल क्या है? निजी महल है ये, सबसे बड़ा निजी महल। और ये ताज होटल का हिस्सा है, ताज होटल का हिस्सा है ये। ताज होटल कहाँ है ये बताइए, ताज होटल कहाँ है? बताइए। अगर बात करें उम्मेद पैलेस की, तो उम्मेद पैलेस कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। क्या? पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर में क्या है? उम्मेद पैलेस है। ठीक है, गौरव राजपूत। शिवम द्विवेदी उत्तर देते रहिए, गुड्डू राजपूत उत्तर देते रहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है जोधपुर। और बात करें ताज होटल की, तो ताज होटल कहाँ है? मुंबई में है। ये ताज होटल का ही एक हिस्सा है। क्या है? उम्मेद पैलेस। उम्मेद पैलेस कहाँ है? जोधपुर में है। और जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। और जो राजस्थान के सीएम बताइए कौन है? राजस्थान के सीएम कौन है ये बताइए, और राज्यपाल भी बताइए। अगर सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत, और राज्यपाल की बात करें तो कौन है? कलराज मिश्र। अशोक गहलोत। आप सभी को सभी राज्यों के राज्यपाल तो याद होने चाहिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और पीडीएफ भेज दिए, याद कर लेना, फिर बाद में मत कहना सर पता नहीं था। पीडीएफ व्हाट्सएप पे पहुंच चुकी है, सभी याद कर लेना। राज्यपाल और सीएम, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जोधपुर राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए 15वें क्वेश्चन का उत्तर। बताओ भारतीय नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? और पहले ये भी बताइए भारतीय नौसेना के कुल कितने कमांड है? भारतीय नौसेना के कुल कितने कमांड है ये भी आपको बताना है। भारतीय नौसेना, नौसेना के कमांड की बात करें तो कितने हैं? 3 कमांड है इसके। कितने? 3 कमांड है। पहला कमांड क्या है? पश्चिमी कमांड। पश्चिमी, दक्षिणी। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई। कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, और दक्षिणी कमांड का क्या है? कोच्चि। और बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट का क्या है? विशाखापट्टनम। ईस्ट का क्या है? विशाखापट्टनम मुख्यालय। दक्षिण की बात करें, दक्षिणी का क्या है? कोच्चि है। कोच्चि कहाँ कहाँ है? केरल में है। विशाखापट्टनम भी क्या है? केरल में है। और पश्चिम कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो आपसे बात करें, जो भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर कितने हैं? 3 कमांड है, एक तो पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। एक पूर्वी कहाँ है? विशाखापट्टनम में। दक्षिण कहाँ है? कोच्चि में। और पश्चिमी कहाँ है? मुंबई में। तो बताइए दक्षिणी का कमांड सेंटर कहाँ हो गया? कोच्चि में। कहाँ हो गया? कोच्चि में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और बताइए अभी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल कौन है? बताइए भारतीय नौसेना के एडमिरल कौन है? नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं। बताइए नौसेना अध्यक्ष, नौसेना के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है ये बताइए।
नौसेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो एडमिरल होता है। कौन? एडमिरल। और एडमिरल अभी कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर हरि कुमार। और उत्तर क्या हो जाएगा? कोच्चि। ठीक है, लिख लेना अगर याद नहीं हुई है कमांड सेंटर तो। सोलवा क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। सोलवा है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो बताइए, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, ये आपको बताना है। बताइए, इसका उत्तर दीजिए। रमेश कुमार उत्तर दीजिए इसका। बात करें सर्वप्रथम सोने के सिक्के की, तो किसने चलाए थे? कुषाण वंश का शासक था एक। कुषाण वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन। कुषाण वंश का शासक था। बताइए कौन था जिसने चलाए थे? कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। और इसके समय में क्या चली थी? बताइए कौन सी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में? कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी ये बताना है। और उस बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था ये भी बताना है। कनिष्क कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध सम्मेलन हुआ था बताइए, और कहाँ हुआ था? बौद्ध सम्मेलन कौन सा बौद्ध सम्मेलन हुआ था? फोर्थ वाला, यानी लास्ट वाला जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो किनके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम कश्मीर। कश्मीर कुंडल ग्राम कश्मीर में हुआ था। और बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। कौन थे? वासुमित्र। वासुमित्र। ठीक है, चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के समय हुआ था। और कनिष्क के समय चौथे सम्मेलन का हुआ कुंडलग्राम का हुआ था कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष क्या थे? वासुमित्र थे। कौन थे? वासुमित्र थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण। क्या हो जाएगा? कुषाण। और गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन था? चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और पुष्पभूति वंश का कौन था? पुष्पभूति ही था। संस्थापक कौन था? उसने अपने नाम पे ही इस वंश का क्या नाम दिया था? ठीक है, क्या था? पुष्पभूति। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को जाना जाता है ये बताइए। बताइए, अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने क्या चालू किया था? इसने नवरोज त्योहार शुरू किया था। नवरोज को शुरू किया। और इसने जजिया कर को खत्म कर दिया था। समाप्त किसने किया था? जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था। बात करें शाहजहां की तो शाहजहां ने क्या बनवाया था मुमताज की याद में? मुमताज की याद में ताजमहल। ताजमहल बनवाया था। और मुमताज का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम। अगर बात करें औरंगजेब की तो औरंगजेब को क्या कहते हैं? जिंदा पीर। क्या कहते हैं? जिंदा पीर। और क्या कहते हैं? आलमगीर भी कहते हैं इसे। आलमगीर। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर भी कहते हैं। अगर बात करें शाहजहां की तो शाहजहां ने ही क्या किया था? न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर का मतलब यह था अगर कोई व्यक्ति जिसे न्याय की जरूरत हो वो इस जंजीर को जाके बजाएगा तो उसे न्याय के लिए दरबार में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसका
जो न्याय की जंजीर किसने चालू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। इसे बाद में किसने बंद कर दिया था न्याय की जंजीर को? औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। और जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम अनारकली, जो किस्सा सुना है वो इसी का ही है, सलीम अनारकली। अनारकली को क्या किया? उस अकबर ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ठीक। आगे देखें अगला, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? बताइए, इब्न बतूता की ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम है? और ये बताइए, इब्न बतूता, मोरक्को कहाँ है? मोरक्को कहाँ है? एक अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का देश है ये स्पेन और मोरक्को, ये दोनों के बीच में है जिब्राल्टर की जल संधि। ये क्या करती है? एशिया को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, और भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। कौन सी? जिब्राल्टर की जल संधि। वहीं क्या है? मोरक्को देश है। और मोरक्को इस बार पता, मोरक्को पहला मुस्लिम देश बन गया था इस बार फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलने वाला। ठीक है, अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था और इसकी पुस्तक कौन सी थी? इसकी पुस्तक की बात करें तो कौन सी थी? रहला। रहला क्या थी? इसकी पुस्तक थी। और ये किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। बात करें बलबन की, तो बलबन ने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। लोह व रक्त की नीति अपनाई, रक्त की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने बाजार पर नियंत्रण करने वाला पहला राजा, बाजार पर नियंत्रण करने वाला पहला राजा, करने वाला पहला राजा। और इसने चित्तौड़गढ़ का युद्ध लड़ा था राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। इसमें पद्मावती के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, आगे है बताइए वायुमंडल, क्वेश्चन है अगला, इसका उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस परत में वायुयान उड़ने की आदर्श दिशा पाई जाती है? बताइए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, ये बताना है आपको। जो वायुमंडल हवाई जहाज उड़ते हैं यात्री वाले, ये किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल, ये आपको बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखते हैं, क्षोभ मंडल देखें। क्षोभ मंडल में क्या होता है? वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे तूफान, वर्षा, बादल, ये सब इसी में होते हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में। और बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल में क्या होती है? ओजोन परत होती है। क्या? ओजोन परत, जो क्या करती है? हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। से बचाती है। ठीक है, अब बात करें समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ते हैं। क्या? वायुयान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में ही उड़ते हैं। बात करें बाह्य मंडल की, बाह्य मंडल में क्या होता है? इसमें केवल ऑक्सीजन की बहुत कमी मात्रा पाई, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। और इस बाह्य मंडल के बाद में क्या शुरू हो जाता है? हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल में क्या होते हैं? हवाई जहाज या वायुयान उड़ान भरते हैं। गुड्डू राजपूत, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा समताप मंडल, बाह्य मंडल नहीं होगा। बाह्य मंडल को कूदते ही क्या हो जाता है? अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। और वायुयान वहां उड़ते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा हो। ठीक है, यह बाह्य मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। क्योंकि वायुयान में ईंधन को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है,
तो बिना समताप मंडल में, बाह्य मंडल में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहां वायुयान नहीं उड़ सकते। वहां वायुयान, जब बाह्य मंडल में कौन जा सकते हैं? केवल हमारे रॉकेट जा सकते हैं, जो क्या करते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है गुड्डू राजपूत, समझ गए? आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन और इसका उत्तर दीजिए। बात करें 20वें की, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बताइए, हमारे जो भारत में मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, और कुल संख्या बताइए कितने हैं मूल कर्तव्य? बात करें देखो मौलिक कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की शुरुआत में संख्या कितनी थी? 10 थी, फिर एक जोड़ दिया गया तो बराबर अब कितनी हो गई? 11। एक जो जोड़ा गया था 2002 में जोड़ा गया था, 86 में संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 86 में संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा आवश्यक है। संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आवश्यक शिक्षा, फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा, ठीक है। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, 11वां जोड़ा गया था 86 में संविधान संशोधन के द्वारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है ये बताइए। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य जो है वो किस अनुच्छेद में आते हैं? मौलिक कर्तव्य आते हैं आर्टिकल 51A में, 51D के काम है। ठीक है, और अगर भाग की बात करें तो इसमें भाग कौन सा है? भाग 4 का में है, भाग 4 का। और आपसे पूछे किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो समिति कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। और ये किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। किससे? रूस देश से लिए गए, रसिया से, जो हमारा मित्र राष्ट्र है रूस, उससे लिए गए हैं। अगर बात करें तो ये भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1974 में, सन 1974 में जोड़े गए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। 1974 नहीं, 1976 है। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन, मूल्य कर्तव्य किसमें है? 91 का में है। भाग कौन सा? 4 का है। समिति कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। और कहां से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 42वां संविधान संशोधन। बताइए 21वां। बताइए, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जनक। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन। जनक वर्गीस कुरियन। बताइए, मत्स्य क्रांति उत्पादन के लिए कौन सी चलाई गई थी? नीली क्रांति चलाई गई थी। नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। अनाज के लिए हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन थे ये बताइए। हरित क्रांति, उत्तर देते रहिए सभी लोग इसका। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है?
श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। और ये ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। क्या? दूध के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत, उत्तर देते रहिए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये बताइए। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है कि भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये बताइए। और ये बताइए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किसके होते हैं? ठीक है, और बताइए 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का सिक्का, सीधे लिखिए सिक्के जारी कौन करता है? जितने भी सिक्के होते हैं, सिक्के कौन जारी करता है? जारी करता है। सिक्के को कौन जारी करता है ये बताइए। और 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? बताइए गुड्डू राजपूत, क्या होगा? अगर बात करें 1 रुपए के सिक्के पर, जो नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। किसके? वित्त सचिव के होते हैं। अगर बात करें जितने भी भारत में सिक्के होते हैं उनको जारी कौन करता है? आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अभी गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है? आरबीआई के गवर्नर है। और ये कौन से गवर्नर? 25 यानी 25वें गवर्नर हैं ये। 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1934 में एक्ट आया था और 1935 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अगर बताइए भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। नोट जारी आरबीआई ही करती है, लेकिन छापे, जो जितने भी सिक्के छापे जाते हैं वो टकसालों में छापे जाते हैं। कहाँ? टकसालों में। क्या कह रहे हो गुड्डू राजपूत? 2 से 2000 गवर्नर 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 करता है। ठीक है, देखो जितने भी सिक्के सही या रुपए का नोट सही, जितने भी रुपए या सिक्के मार्केट में आते हैं वो आरबीआई के थ्रू आते हैं। लेकिन जो रुपए होते हैं वो रुपए छपते हैं अलग, और जो सिक्के जो होते हैं वो छपते हैं टकसालों में। ठीक है, टकसाल अलग हैं और रुपए छापने वाली अलग हैं संस्थाएं। ठीक है, अगर रुपए जारी करने की बात करें सिक्के की या और रुपए की, तो जारी आरबीआई के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए अगला। बताइए कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला कौन सा देश था जिसने कागज की मुद्रा जारी की थी, यानी कागज की मुद्रा को लीगल टेंडर माना था? बताइए। हाँ, नासिक में भी छापे जाते हैं गुड्डू राजपूत, 4 जगह छापे जाते हैं, कलकत्ता में, नासिक में। बताइए। अगर बात करें कागज की मुद्रा की, तो सबसे पहले ये बताइए कागज सबसे पहले किस देश ने छापा था, यानी कागज की आविष्कार किस देश ने किया था? ये बताइए, कागज का आविष्कार बताइए किसने किया? कागज का आविष्कार कागज का आविष्कार किसने किया था ये बताइए। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में 202 ईसा पूर्व के आसपास। 202 ईसा पूर्व के आसपास कागज का जो सबसे पहले बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? चीन में। और बात करें पहली कागज की मुद्रा जारी की थी किसने? चीन ने ही जारी की थी। किसने? चीन ने। अगर बात करें भारत में कागज की मुद्रा कब जारी हुई थी? भारत में
कागज की मुद्रा कब जारी हुई? कागज की मुद्रा जारी हुई, जारी हुई तो बात करें किसके द्वारा ये हुई थी? 1700। कलकत्ता में एक बैंक थी जो अंग्रेज सरकार के अधीन थी, तो बात करें कलकत्ता बैंक के द्वारा इसे पहले 1770 ईस्वी में कलकत्ता बैंक के द्वारा क्या किया गया था? कागज की मुद्रा को जारी किया गया था। कब? 1770 ईस्वी में कलकत्ता बैंक के द्वारा, कलकत्ता बैंक द्वारा। अगर आपसे पूछे भारत में कागज की मुद्रा सबसे पहले कब जारी हुई थी, तो 1770 ईस्वी में कलकत्ता बैंक के द्वारा जारी की गई थी। और सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, और सबसे पहले कागज की मुद्रा भी कहां चली थी? चीन में ही चली थी। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत, आगे बताइए इसका उत्तर। बताइए भारतीय नौसेना दिवस नहीं, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये बताइए। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अगर बात करें नौसेना की, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। और भारतीय थल सेना की बात करें तो ये 15 जनवरी को। बताइए नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार है, हर हरि कुमार है। बात करें थल सेना के तो कौन है? मनोज पांडे है, मनोज पांडे। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना को कब बनाया जाता? 8 अक्टूबर को। और अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है। कौन है? विवेक राम चौधरी। तो आंसर क्या हो जाएगा गुड्डू राजपूत? इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखियो इसका उत्तर दो। देखो बात करें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और किसकी जन्म तिथि पे मनाया जाता है? तो ये अबुल कलाम आजाद। कौन? अबुल कलाम आजाद। ये पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री की जन्म तिथि पर, पहले शिक्षा मंत्री की जन्म तिथि पर, पहले शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री के जन्म तिथि पर क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें आर हरि कुमार 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनोज पांडे है, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विवेक राम चौधरी क्या है? वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी और किस देश की थी, ये भी बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, ये बताइए। और बताइए माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ने वाला व्यक्ति, चढ़ने वाला व्यक्ति, सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा है? तो वो चढ़ाए हैं कामी रीता शेरपा। कौन? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के ही हैं। और कितनी बार चढ़ चुके हैं? 26 बार नेपाल किस पर चढ़ चुके हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है? 8849 मीटर। 8849 मीटर क्या है? ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और बात करें माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक चढ़ने वाली कौन है? जुंको तेबई। कौन है? जेंको तेबई। ये कहाँ की है? जापान, जापान की है। कहाँ की है? जापान की। इनके नाम पर यही नहीं, 7 महाद्वीपों के, महाद्वीपों के द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला, चोटियों पर
चढ़ने वाली पहली महिला है ये। चढ़ने वाली पहली महिला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जंको तबई। जंको तबई माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जंको तबई। ये कहाँ की है? जापान की है। ठीक है, और सबसे अधिक बार कौन चढ़ा है? कामरीता शेरपा। ये कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। 26 बार मई 2022 में चढ़े थे, 26वीं बार। ठीक है, उत्तर दीजिए इसका, अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बताइए। 2 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? इंटरनेशनल वेटलैंड डे, मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसमें रामसर साइट जो बनाई जाती है। 30 जून की बात करिए, 24 अप्रैल की बात करें तो विश्व पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती दिवस। भारत में सन 1992 में क्या हुआ था? पहली बार 24 अप्रैल 1992 को क्या हुआ था? पंचायती अधिनियम लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और जब से ही क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइए 30 जून की बात करें तो 30 जून क्या मनाया जाता है? विश्व एस्टेरॉयड दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एस्टेरॉयड दिवस। रॉयड दिवस। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? जो छोटे छोटे होते हैं गोले, छोटी छोटी, जैसे चंद्रमा है ऐसे ही छोटे छोटे उपग्रह होते हैं जो क्या है? बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो बेल्ट है उसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और उस एस्टेरॉयड बेल्ट में छोटे छोटे क्या है? एस्टेरॉयड घूम रहे हैं पृथ्वी, बृहस्पति के चारों ओर। ठीक है, ठीक है गुड्डू राजपूत। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां बताइए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस की सरकार के द्वारा। किसके? फिलीपींस के सरकार द्वारा। ये कब से दिया जाता है? 1957 से दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये क्या है? साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार। इसमें अब 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बांगे देवी का क्या दिया जाता है? मूर्ति दी जाती है कांसे की। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए। और गुड्डू राजपूत, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में बांगे देवी की कांस्य मूर्ति और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? फिलीपींस के राष्ट्रपति हुए थे उनकी याद में। जब फिलीपींस के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तब 1957 से क्या दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ये बताइए।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बताइए 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2028 का कहाँ होगा और 2032 का कहाँ होगा। प्रत्येक 4 साल बाद क्या होते हैं, ओलंपिक होते हैं। 2032 का, और बताइए 2020 में कहाँ हुआ था। चारा का उत्तर दीजिए, बताइए। बात करें 2020 में तो कहाँ हुआ था, टोक्यो, टोक्यो जापान में हुआ था। भारत ने यहाँ एक गोल्ड मेडल जीता था। 2024 की बात करें तो क्या होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 की बात करें तो लॉस एंजलिस अमेरिका। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। चार याद कर लेना कि जो ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाने के 100% में 80% चांस है इसे पूछने की, समझो। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है ये, ठीक है। अगर बात करें 2028 बारे की तो ये क्या है, लॉस एंजलिस अमेरिका, यूएसए में, लॉस एंजलिस अमेरिका यूएसए, ठीक है। और 2032 का होगा ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था, 2020 में हुआ था। 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में, 2028 में होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2032 में कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो बताइए ओलंपिक राष्ट्र जो है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय कहाँ है, लिसाने में। लिसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ये याद रखना, लुसाने स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। और चारों ये याद रखना कि कहाँ कहाँ होने वाला है। और ये तो पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछा गया था, स्विट्जरलैंड वाला, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका उत्तर दीजिए। बार बार आने वाले क्वेश्चनों में से हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही तो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिससे आप आसानी से क्या कर सकें, पेपर को क्रैक कर सकें, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य है। तो बताइए यूपी का शास्त्रीय नृत्य बताइए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक। क्या है, कथक, बताइए। और बिहू कहाँ का नृत्य है, तो ये असम का है। कहाँ का, असम का। और असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, सात्रिया है। क्या है, सात्रिया। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य अलग अलग होते हैं। शास्त्रीय नृत्य केवल 8 प्रकार के हैं, और लोक नृत्य तो पता नहीं कितनी प्रकार के। हर देश, हर राज्य के 3-3, 4-4 प्रकार होते हैं, ठीक है। बिहू कहाँ का है, असम का है। तमाशा की बात करें तो ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। बात करें नौटंकी की तो ये क्या है, भारत का, यूपी का लोक नृत्य है। यूपी का लोक नृत्य क्या है, नौटंकी है। रासलीला भी क्या है, उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य है, ठीक है। ठीक है गुड्डू राजपूत, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। बताइए कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें कालिदास सम्मान की तो जो कालिदास सम्मान है, कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है और इसके साथ कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसके पुरस्कार दिया जाता है, देखो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र। और कालिदास जो सम्मान है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है ये, ठीक है। शास्त्रीय संगीत
व नृत्य, शास्त्रीय संगीत नृत्य। नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? एमपी सरकार द्वारा, एमपी के सरकार द्वारा दिया जाता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है गुड्डू राजपूत, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। तो आज के हमारे कितने थे? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। जो नहीं आ रहा है आपको उसको साथ साथ नोट करते रहें। जैसे मैंने अभी गुड निरपेक्ष पढ़ाया था, शायद उम्मीद है कुछ ही लोगों को आता होगा, उसे नोट करना था आपको। ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसे नोट करो, नोट करोगे तो उसे दोबारा देखो, और सोने से पहले इस पूरी पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ को रिवाइज करो। ठीक है, और देखो जो आ रही है उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आ रही है उसे रिवाइज करो। ऐसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिया और उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उसे लिख लिया करो, फिर बाद में उसे रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखो अब हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद रीजनिंग की क्लास में। आप लोग कहीं जाइएगा मत, हम 10 मिनट